हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सीडीपी की रहने वाली है। ये क्लास आपके एचटेट के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके साथ साथ मान लो आप अपकमिंग सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। ये क्लास चाहे आप एचटेट पीआरटी का लेवल दे रहे हो, चाहे टीजीटी का लेवल दे रहे हो और चाहे पीजीटी का लेवल दे रहे हैं, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आज लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी को हम पढ़ेंगे। तो अगर मान लो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसकी कंप्लीट नोट्स मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हैं तो आप मुझे इस ऊपर नंबर दिया गया होगा तो वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इनके साथ में ही है। तो तीनों जो पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो आप मुझे इस नंबर पर अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तब आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ जो है वो पेड रहने वाली है, बहुत रीजनेबल है। ऐसा है कि मैंने बहुत ज्यादा कॉस्टली इनको रखा है, तो कॉस्टली नहीं है। अगर मान लो अब आपको बहुत कम टाइम मिला है, जैसे आज 2 या 3 तारीख तो आज हो ही गई है, तो आज 3 तारीख है, जैसे 3 तारीख तो है ही आज, और आपके एग्जाम में ये लगाकर चलो आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपको अपने नोट्स आप कैसे बनाएंगे, आपको सब्जेक्ट भी तैयार करना है, आपको ये सारे टॉपिक्स भी तैयार करने हैं। तो इससे बेस्ट भी होता है कि आप अपने नोट्स, जो ये नोट्स हैं इनसे पढ़ो एंड देन वीडियो लेक्चर्स देखो। वीडियो लेक्चर्स देखा और साथ साथ जो नोट्स हैं उनको लेकर बैठो एंड देन उनको टिक करते जाओ या लिखते जाओ जो जो मैं बताती जाती हूँ। इससे ना आपको हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद जब ये क्लासेस हमारी खत्म हो जाएंगी देन प्रैक्टिस, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। जैसे जो टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद उसी की प्रैक्टिस, उसके जितने क्वेश्चन सी टेट में आए, एच टेट में आए, वो सारे कर दो, ताकि एग्जाम में मान लो अगर आपसे स्टेटमेंट को घुमाकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसको आसानी से टिक कर पाओ। अब ये जो थ्योरीज है ना ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, मतलब आपके सिलेबस में भी दी गई है, तो आपको इनका पढ़ना जो है ना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इनमें से क्वेश्चन जो है वो हर बार आते हैं, और इस बार भी जो क्वेश्चन है उनके आने के कंप्लीट चांसेस है, क्योंकि सिलेबस में डिफाइन करके दिया गया है और ये आपकी थ्योरी भी दी गई है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपकी इस क्लास को। तो आज की क्लास में हम लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। यानी कि इनकी जो थ्योरी है उसको अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मोरल डेवलपमेंट इनकी थ्योरी का नाम है। ठीक है ना। तो मैंने ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सिर्फ इंग्लिश में याद होते हैं, हिंदी में उनका मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमें उसको इंग्लिश में पढ़ लेना जरूरी होता है। तो दोनों ही तरीके से हम इसको पढ़ते जाएंगे। लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसको इंग्लिश में हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको जैसे लेव वाइगोट्स्की के बारे में बताया, पियाजे के बारे में बताया, इन दोनों की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेव वाइगोट्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, वैसे ही लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो इन तीनों की जो थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में ध्यान में रखनी है, और ऐसे ही इसकी तरह ही आपको लर्निंग की जितनी थ्योरीज मैंने पढ़ाई हैं वो सारी आपको अपने माइंड में रख लेनी है, क्योंकि इन थ्योरीज में से पूछा जाता है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और ये क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि रचनावादी थे। ये रेडिकल नहीं थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पियाजे जो थे वो रेडिकल थे, वो अपनी बात को सबसे ऊपर मानते थे। लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग जो है ये भी लेव वाइगोट्स्की की तरह क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि रचनावादी है। अब इनकी जो थ्योरी है वो क्या बताती है कि जो बच्चा उसको सही गलत नैतिकता इन सब की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है वो क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी बच्चा है उसे सही गलत की पहचान होना ही क्या कहलाएगा, मोरालिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर सही गलत को पहचानना किस में आ जाता है, नैतिकता में आ जाता है। अब यहाँ पर नैतिक तर्क की बात कर लेते हैं, मोरल डिसीजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल आपके पास में एग्जाम्पल होंगे वहां पूछा जाएगा बताइए इसमें से कौन सा इसका उदाहरण है, या ऊपर स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से ये क्या है। ऊपर जो ऑप्शंस है उसमें नैतिकता है, नैतिक तर्क है, नैतिक दिलाइमा है,
तो इस तरीके के ऑप्शंस देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो नैतिक तर्क की हम बात कर लेते हैं। मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का हम यूज करते हैं उसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं या फिर मोरल तर्क कहते हैं। अब आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया, उसके लिए आप अपना दिमाग लगाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए आप अपनी थिंकिंग का यूज कर रहे हैं, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, नैतिक तर्क के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोरल डिसीजन या फिर मोरल रीजनिंग कहते हैं, सॉरी मोरल रीजनिंग कहते हैं, जिसका यूज हम मोरल डिसीजन लेने के लिए करते हैं। तो नैतिक तर्क क्या है, यहाँ पर मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद यहां पर है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या होता है, इसको हम इंग्लिश की बात की जाए तो ये वही डेफिनेशन मैंने फिर से लिखी है, नैतिक तर्क। इसके बाद मैं आपको मोरल डिलाइमा के बारे में भी बताने वाली हूं। दुविधा वाली सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का हम यूज करते हैं उसे हम नैतिक तर्क कहते हैं, यानी कि मोरल रीजनिंग कहते हैं। तो ये मैंने 2 डेफिनेशन इसकी लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नैतिक तर्क की अगर बात की जाए तो नैतिक तर्क होता है दुविधा वाली सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का हम यूज करते हैं, जो रीजनिंग का यूज करते हैं, जो हम थिंकिंग का यूज करते हैं, जो लॉजिक लगाते हैं और उसका यूज करते हैं, वो क्या होती है, नैतिक तर्क कहलाता है, यानी कि वो मोरल रीजनिंग कहलाती है। ठीक है ना, तो यहां तक का पॉइंट आपको पढ़ लेना है। नैतिक तर्क क्या होता है, ये मोरल रीजनिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से इंस्पायर्ड है। मैंने आपको कहा था जीन पियाजे ने भी कौन सी थ्योरी दी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। लेकिन इन दोनों की जो मतलब कोलबर्ग जो थे ना, वो किससे ज्यादा प्रभावित थे, किससे इंस्पायर्ड थे आपसे पूछा जाए तो ये जीन पियाजे से प्रभावित थे। जीन पियाजे और कोलबर्ग जो है, इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों की जो थ्योरी है ना, वो एक दूसरे से रिलेट कह सकते हैं हम। तो कोलबर्ग जो थे वो किससे इंस्पायर्ड थे, जीन पियाजे से इंस्पायर्ड थे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं हम इनके बारे में। जीन पियाजे तथा कोलबर्ग दोनों ने ही बच्चों के नैतिक निर्णयों के विश्लेषण पर बल दिया है, ना कि उनकी एक्टिविटीज पर। इनका मानना था कि जो बच्चा है वो कैसे मोरल रीजनिंग को डेवलप करता है, कैसे डिसीजन लेता है, उन सभी पर इनका ध्यान गया, ना कि उन सभी चीजों पर कि उसने कैसे कार्य किया या उनकी क्या क्रियाएं रही हैं। तो इन दोनों का जो मेन मोटिव है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनकी मोरल रीजनिंग पर, उनके डिसीजन लेने पर। 1 सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दोनों की थ्योरी में काल्पनिक कथाएं शामिल होती हैं। तो दोनों की थ्योरी में क्या शामिल है, इमेजिनरी स्टोरीज शामिल है। जैसे भी मैं अब आपको कोलबर्ग के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो कोलबर्ग ने एक स्टोरी ली थी जिसके थ्रू बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने हिंज की थ्योरी ली थी, हिंज की एक स्टोरी ली थी। हिंज और हिंज की वाइफ है, उनकी वाइफ बीमार हो जाती है और उसको बहुत दवाइयों की जरूरत है और वो दवाई बहुत ज्यादा महंगी है। तो इसकी जो स्टोरी है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो दोनों की थ्योरी में क्या है, काल्पनिक कथाएं शामिल है, यानी कि इन दोनों ने ही जो मोरल रीजनिंग है उसको जानने के लिए किसका यूज किया है, इमेजिनरी स्टोरीज का यूज किया है। तो यहां पर ये पॉइंट याद रखना है आपको, दोनों की थ्योरी में क्या शामिल है, काल्पनिक कथाएं शामिल है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको मोरालिटी के बारे में बताया है, इनकी थ्योरी क्या है इसके बारे में बताया है, मोरल रीजनिंग क्या होती है और ये किससे इंस्पायर्ड थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास जो है मुख्य स्तर से होकर गुजरता है। जैसे हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, तो पियाजे की थ्योरी मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी। मैंने आपको बताया था पियाजे की थ्योरी में SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल। तो ये 4 मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी। ऐसे ही कोलबर्ग की थ्योरी जो है ये 3 मुख्य स्तर से होकर गुजरती है। जैसे पियाजे की थ्योरी 4 स्टेजेस से होकर गुजर रही थी, वैसे ही कोलबर्ग की थ्योरी 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है और इन 3 स्टेजेस में भी इनके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये सारे मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूं। अब मैं आपको ना इसको जीन पियाजे को यहाँ पर इसलिए रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। जब आपके एग्जाम में आए तो आपको ये याद आ जाए कि मैंने आपको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करके समझाया था, ताकि आपका इसमें कोई डाउट ना रहे कि कौन सी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है। तो इनकी जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो 3 स्टेजेस में है और 3 स्टेजेस के हर स्टेजेस के 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर पहली जो स्टेज है उसका नाम है प्री कॉन्वेंशनल लेवल।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो इंग्लिश में ये मुझे इजी लगा तो मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो इसे हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल। ये 4 से 10 साल तक का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशन लेवल कहते हैं। ये 2 स्टेजेस में डिवाइड है। यहाँ पर जो मोरालिटी डेवलपमेंट है वो ना के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है उसमें मोरालिटी, सही गलत की रीजनिंग और इनके बारे में जानकारी उसको नहीं होती है। तो प्री ऑपरेशनल लेवल, इसके प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और कितने साल तक होता है, 4 से 10 साल तक। मोरल डेवलपमेंट इसमें बच्चे का ना के बराबर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज्ञाकारिता और दंड की। इसी के 2 पार्ट्स है, एक होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसके बाद सेकंड वाला जो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या फिर हम उसे कह देते हैं सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एप्टीट्यूड, या फिर हम उसे टिट फॉर टैट या शेयर इज केयर भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन के बारे में। यहां पर जो ये पॉइंट है ये कहता है कि इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य का अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात वे गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वाले दंड देंगे, और अच्छा काम करते हैं तो उन्हें मतलब उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनकी तारीफ होगी। जैसे किसका नाम दिया गया है, आज्ञाकारिता और दंड का नाम दिया गया है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, जिसके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ना आपकी बात इसलिए नहीं मानते ताकि उनको नैतिकता सीखनी है या उनके अंदर मोरालिटी है। वो छोटे बच्चे आपकी बात इसलिए मानते हैं ताकि उन्हें इस बात के लिए कोई ना कोई दंड ना मिले। मान लो अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें डांट लगा देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। तो उस थप्पड़ से पिटने से बचने के लिए वो काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वहां पर छोटे बच्चे भी आते हैं, और मान लो अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें डांट दिया जाता है या कभी कभी उनकी पिटाई हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपना काम बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए काम नहीं कर रहे वो कि उन्हें बड़े होकर कुछ अच्छा बनना है, वो इसलिए काम कर रहे हैं ताकि उनकी पिटाई ना हो। तो यही वाला मैंने आपको समझाया है कि 4 से 10 साल में जो एज होती है ना, उसमें जो आज्ञाकारिता और दंड की जो स्टेज है, ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है। इसमें बच्चों के अंदर मोरल रीजनिंग नहीं होती, मोरल डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ पर वो अपना जो काम है वो सिर्फ दंड से या पिटाई से, इन सब चीजों से बचने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए काम करेंगे कि उन्हें घर पर दंड ना मिले। अब वो अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें वेरी गुड बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि मुझके लिए पिटाई ना हो, अच्छा काम करे तो हमें हमारी तारीफ सुनने को मिले। तो इसे ही हम आज्ञाकारिता और दंड कह देते हैं, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बोल देते हैं। अगर आप बच्चों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो आपको इन चीजों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आपकी हेल्प करेंगे, आप उनको रिलेट कर पाएंगे उन सब चीजों से। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या फिर सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या हम इसे बोल देते हैं टिट फॉर टैट या शेयरिंग इज केयरिंग स्टेज। तो ये जो स्टेज है, सेकेंड स्टेज, इसमें ना जो बच्चा होता है ये टिट फॉर टैट पर चलता है, यानी कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो पैकेट्स वगैरह लेकर आते हैं। मान लो क्लास में ही पैकेट्स लेकर आए, एक ने कुछ और ले रखा है, टॉफीज है, और एक के पास कुरकुरे है, तो वो अपनी टॉफी उसके साथ में कब शेयर करेगा, वो कहेगा कि मैं तुझे टॉफी तब दूंगा जब तू मुझे इसके बदले में कुरकुरा देगा। तो ये क्या होती है, उनकी शेयरिंग एंड केयरिंग होती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, टिट फॉर टैट कह देते हैं, या जैसे को तैसा कह देते हैं, एक्सचेंज हो जाता है इनकी चीजों का। तो ये कौन सी स्टेज है, इसकी सेकेंड स्टेज है, और एक किस में आती है, प्री ऑपरेशनल में आती है, जहां पर बच्चे में क्या नहीं है, मोरालिटी नहीं है। ठीक है ना। तो पहली जो मैंने आपको स्टेज बताई है कोलबर्ग की, उसका नाम है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट इज जो मैंने अभी आपको पहले बताया है, पनिशमेंट एंड उससे पनिशमेंट्स एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड सेकंड जो बताया है टिट फॉर टैट या शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई होप ये दोनों ही आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज हमने पढ़ ली है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आप लिखना चाहें हिंदी में तो लिख सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं ना, जिसने भी नोट्स लिए हैं तो उनको मैं कह देती हूँ, मैंने उनको बताया था कि आप ये क्लासेस भी देखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स पर इनको राइट डाउन कर सकते हैं, उनको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर आप क्लास देख रहे हैं, जिसने भी नोट्स लिए हैं, तो आप इनको टिक करते जाइएगा।
इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा कॉन्वेंशनल स्टेज। कॉन्वेंशनल स्टेज जो होती है ये हमारी सेकंड स्टेज है। पहले वाली जो थी वो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, वो 4 से 10 साल के बच्चों पर लागू होती थी। लेकिन अगर हम कॉन्वेंशनल स्टेज की बात करते हैं तो कॉन्वेंशनल स्टेज जो है वो 10 से 13 ईयर में आती है और ये क्या होती है, हमारी सेकंड स्टेज है। कोलबर्ग की ये सेकंड स्टेज है। यहां पर हम पढ़ लेते हैं, इसमें छात्र जो है वो अधिक सोशल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो समाज में घुलने मिलने लगेंगे, वो सोचेंगे कि हमें भी समाज में क्या मिले, इज्जत मिले या सम्मान मिले, हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारी कोई तारीफ हो। तो यहाँ पर उनमें मोरालिटी जो है वो अपने आप डेवलप होने लगती है। वो दूसरों की, बड़ों की बातें मानेंगे और मतलब अपने जो मानदंड है वो निर्धारित करेंगे, गलत और सही के बारे में उचित निर्णय ले पाएंगे। तो ये कौन सी स्टेज है इनकी, सेकंड वाली जो है वो कॉन्वेंशनल स्टेज है। यहां पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, छात्र क्या हो जाते हैं यहाँ पर अधिक सोशल हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। अब वो कोई ऐसे कार्य करते हैं जिससे उन्हें समाज में क्या मिल सके, सम्मान मिल सके। इस आयु में छात्र दूसरों की नैतिकता को अपने में समाहित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या करते हैं छात्र, दूसरों की जो मोरालिटी है उसको अपने आप में क्या कर लेते हैं, समाहित करने लगते हैं। दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, यानी कि उन्होंने अपने से बड़ों को देखा ऐसा काम करते हुए, उन्होंने देखा कि इनको इस वजह से समाज में इज्जत मिली है तो वो भी क्या चाहेंगे, हम भी इनके जैसे बनेंगे, उनके मानदंडों पर चलने की कोशिश करते हैं। उनको देखकर सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्रिएट करने की, स्पष्ट करने की, उचित निर्णय लेने की कोशिश करते हैं और वहां यहाँ पर उचित निर्णय ले पाते हैं। तो ये सेकंड कौन सी स्टेज है इनकी, कॉन्वेंशनल स्टेज है। ये यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, सोशल हो जाता है। ये 10 से 14 ईयर की होती है। यहाँ पर अब इनकी दो स्टेजेस है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो यही है, होप टू बी ए गुड गर्ल और बॉय, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं नाइस बॉय गुड गर्ल। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए नाइस बॉय गुड गर्ल जो है कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में आता है। तो अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको बिल्कुल भी टिक नहीं कर पाएंगे। अब मान लो जो ये क्लास देख रहे हैं उनको यहाँ से कितनी नई बातें सीखने को मिल रही हैं या फिर उनके ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और जो नहीं देख रहे हैं, जो सिर्फ नोट्स से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ नोट्स भी ना आपके लिए मतलब कंप्लीट नहीं होते। ये सिर्फ हमारे एग्जाम टाइम में हमारी हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ हमें वीडियो लेक्चर्स भी देखने पड़ते हैं ताकि हम वहां पर जो कंसेप्ट है उनको अच्छे से समझ सकें। तो दोनों ही आपके लिए हेल्प करते हैं और ये एग्जाम टाइम में ही आपको हेल्प करते हैं। नोट्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जब एग्जाम हो तब आपको फालतू की चीजें ना पढ़नी पड़े, आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़े जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ऐसे आपकी रिवीजन हो जाती है और आप जो है ना मतलब आपके जो क्वालिफाइंग एग्जाम के चांसेस होंगे ऐसे बढ़ जाएंगे अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड सा पढ़ेंगे। तो सारा हमें पढ़ने की नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ वही पढ़ना होता है जो सिलेक्टेड होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो हम पूरी की पूरी किताबें पढ़ देंगे, एक महीना हमारे पास में, उस महीने को हमें हमारे टाइम को कंज्यूम करना है, हमें सही डायरेक्शन में अपना जो टाइम है वो लगाना है। तो यहां से सेकंड पॉइंट जो है वो है नाइस बॉय गुड गर्ल। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से सम्मान पाने की आशा होती है जिस कारण उन्हें गुड बॉय या गुड गर्ल सुनने को मिलता है। तो ये नाइस बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज है, ये कॉन्वेंशनल का फर्स्ट लेवल है। इस एज में बच्चे जो है वो क्या करते हैं, बड़ों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अपने टीचर्स के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो ताकि उनकी क्या हो, समाज में प्रशंसा हो। इसी को हम क्या कह देते हैं, नाइस बॉय एंड गुड गर्ल। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड वाले में है ये, कॉन्वेंशनल वाले में। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं और समस्त नियम और नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर रहते हैं। इस आयु में नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि उसे सत्य मानकर क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहां पर जो बच्चा है वो क्या करेगा, मतलब जो भी रूल्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, जो सामाजिक मानदंड होंगे, जो समाज में लागू होंगे, उनको क्या करता है, अपना मानता है और उसको क्या करता है, उसी को मतलब उसी रास्ते पर चलता है या उसे सत्य मानकर उस रास्ते का पालन करता है। तो इस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज। यानी कि जितने भी समाज के द्वारा बनाए गए कानून है, नियम है, उनको पालन करेगा। जैसे अब आप देख लो,
जैसे रोड के जो नियम है उनको क्या करते हैं, हम पालन नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन तो नहीं करेंगे, हमें पता है अगर हमने उल्लंघन किया तो हमें सजा हो जाएगी उसके लिए, या हम किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे तो हम पर जुर्माना लगेगा। तो उसी तरीके से जो बच्चे हैं वो भी क्या करने लगते हैं, स्टेज तक आते आते जितने भी समाज के द्वारा बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर है उनको फॉलो करने लगते हैं और नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनको पता लग जाता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा इसका। तो यही सेकेंड स्टेज क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। तो आई होप यहां तक ये जो स्टेज मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर हम थर्ड वाली स्टेज पर चलते हैं, ये लास्ट स्टेज है कोलबर्ग की, जिसे हम पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज के नाम से जानते हैं। तो पहले अभी मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, हमारे जितने भी कंसेप्ट है ना, या जितना हमने पढ़ा है वो सारा हमारे माइंड में एक बार समराइज हो जाएगा। पढ़ने के बाद ना हमें ना एक बार समराइज कर लेना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मान लो आपने क्लास देख ली, क्लास देखने के बाद आराम से बैठ गए, जितना भी मैंने पढ़ाया ना पेन लो और अपनी कॉपी में लिखकर देख दो कि पॉइंट पॉइंट में कि मैंने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ऐसे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगी चीजें और आप उसे भूलोगे नहीं, और एग्जाम टाइम में वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो यहां पर लिखा है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, ये 13 से ऊपर की अवस्था होती है और इस स्टेज में जो बच्चा है वो मैच्योर हो जाता है। इस अवस्था में वह समाज के प्रति अपने कार्यों को क्या देने लगता है, प्रमुखता देने लगता है। तो मैच्योरिटी आ जाएगी यहाँ पर बच्चे में। इसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड है ये यूनिवर्सल और कंसाइन स्टेज। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इस अवस्था में छात्र समाज के सामाजिक समझौते की अवस्था, नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगता है। तो यहाँ पर ना जो बच्चा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये 13 से ऊपर की है, 13 से ऊपर की स्टेज जो आगे बड़ा होता जाएगा बच्चा, तो उसका क्या करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, अपने बिहेवियर को ऐसा बनाएगा कि वो समाज के काम आ सके, समाज के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा सके, कहीं ना कहीं वो मतलब सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हो सके, कुछ ऐसा काम कर सके जिससे कि समाज में उसका नाम हो, यानी कि वो सामाजिक कार्यों में क्या कर सके, अपना उत्तरदायित्व निभा सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। तो 13 से ऊपर की जो स्टेज है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो समाज को अपनाने लगता है, यानी कि समाज में जितने भी काम होंगे जिसमें वो हेल्प कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व व्यवहार के उचित परिवर्तन करने लगता है, मतलब समाज के प्रति जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। कोलबर्ग का सिद्धांत इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगते हैं। तो ये स्टेज थी इनकी, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक प्राणी बन जाएगा, यहाँ पर वो मैच्योर हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। इसके बाद यूनिवर्सल और कंसाइन स्टेज, इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो सत्य हैं, जो हर सिचुएशन, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना मतलब ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्य पर चलते हैं, अपने मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो उन्हें अपने रास्ते से भटका सके, जो उनके प्रिंसिपल होते हैं वहां से वो नहीं हटते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, तो वो किस में आते हैं, यूनिवर्सल और कंसाइन स्टेज में आते हैं, जिनको कोई भी प्रलोभन, कोई भी किसी भी तरीके की बात मतलब उनको उनके मार्ग से नहीं हटा सकती। तो ये किस में आ जाता है, यूनिवर्सल और कंसाइन स्टेज में। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो सत्य है, जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति के अनुकूल है। यहाँ छात्र अपने विवेक, अपने आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन करते हैं। अब मान लो कोई दूसरा इंसान है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका जो माइंड है ना, उनको पता होगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। कोई भी किसी भी तरीके का प्रलोभन जो है वो उनको वहां से चेंज नहीं कर सकता। तो ये इनकी लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल वाली। तो अभी मैंने आपको हिंज की 3 स्टेजेस बताई हैं, अभी मैं उनको समराइज कर देती हूँ, इसके बाद हिंज की स्टोरी बता दूंगी एंड देन आपकी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी भाग जाओ यहीं से ही क्लास को सुनकर, आगे और भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले उसको समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ऐसा अगर आपको लगता है ना आपको याद करना, तो आप साथ में ना मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जितना जितना मैं बताती जाती हूँ। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं जैसे आपको रिवाइज कराऊंगी तो साथ साथ मेरे साथ कॉपी पेन लेंगे और रिवाइज करते जाएंगे कि पहली स्टेज में हमने क्या पढ़ा, सेकंड स्टेज में क्या पढ़ा, थर्ड स्टेज में क्या पढ़ा। ऐसे आपको याद होगा। आपके मुझे क्या फायदा, इससे फायदा तो आपको ही है, क्योंकि
एग्जाम तो आपका है, आपको करना है, अदरवाइज मैं तो सीधा पढ़ाऊं और चलती बनूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं और चली जाऊं, मैं रिवाइज कराऊं ही ना। इससे क्या होगा, आपको ही बेनिफिट होगा। और मैं चाहती हूँ कि आपको ये क्लास में याद हो जाए, और मान लो फिर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप अपने नोट से पढ़ सके उसको। तो यहां पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले हमने पढ़ा है प्री कॉन्वेंशनल लेवल। मैंने आपको बताया था कोलबर्ग की 3 स्टेज है, 3 स्टेज में से पहली स्टेज का नाम क्या है, प्री कॉन्वेंशनल लेवल। फिर मैंने आपको बताया प्री कॉन्वेंशनल लेवल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में पहले वाला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला था, एंड दूसरा जो था वो था टिट फॉर टैट वाला, जिसमें बच्चे में मोरालिटी नहीं आती है, बच्चा सिर्फ अपनी चीजों को ऐसे शेयर करेगा कि तू मुझे अपनी चीज देगा तभी मैं तुझे अपनी चीज दूंगा। तो ये पहले वाली स्टेज की 2 लेवल हो गए हैं, प्री कॉन्वेंशनल के 2 लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाला कॉन्वेंशनल लेवल पर। कॉन्वेंशनल लेवल में मैंने आपको बताया था बच्चा जो है, अब यहाँ पर जो बच्चा है उसमें मोरालिटी डेवलप होने लगती है। ये स्टेज जो है वो 10 से 14 एज तक में आ जाता है, 10 से 13 में आ जाता है बच्चा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वो है गुड बॉय, नाइस बॉय बनने की कोशिश करता है, और इसके साथ साथ वो लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करने लगता है। थर्ड स्टेज में हमने पढ़ा था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में मैंने आपको बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें आने लगता है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सल एथिक्स डेवलप होने लगते हैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई हैं, जो आपको, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने मेरे साथ इसको नोट डाउन भी किया होगा। अगर आप सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने जो मैं आपको बताती हूँ उसको लेकर, तो आप जरूर उन चीजों को नोट करेंगे। ऐसे आपका ही इसमें बेनिफिट होने वाला है। इस तरीके से आपको YouTube पर कोई नहीं पढ़ाएगा कि आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे उसको लिखें एंड देन अपना काम करें। वो सिर्फ अपना लेक्चर्स देंगे और चले जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ने के साथ साथ गाइडेंस की भी नीड होती है। तो मैं सोचती हूँ कि आपका जितना ज्यादा बेनिफिट हो सके उतना ज्यादा हो, आपका जितना फायदा हो सके उतना ज्यादा हो। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप अपने नोट्स खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा मतलब, मेरा जो मानना है वो आपको गाइड करना ही है, ठीक है ना। तो आप उससे उसको जो मैंने अब आपको रिवाइज कराया उसको एक बार लिख के देख लो, तो उससे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं हिंज की स्टोरी। हिंज की स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ, हिंज जो थे उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था, ये इमेजिनरी स्टोरीज लेकर चलते थे, और स्टोरीज के माध्यम से क्या करते थे, बच्चों से क्वेश्चन पूछा करते थे। तो कोलबर्ग कथा के माध्यम से क्या करते थे, बच्चों से प्रश्न पूछते थे। इसमें से इन्होंने एक फेमस स्टोरी ली जो हिंज की स्टोरी है। तो ये हिंज की स्टोरी है ना, जो बहुत ज्यादा फेमस है, इसको घुमा फिराकर, इसके क्वेश्चन को घुमा फिराकर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर यूरोप की एक महिला थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसके पति का नाम हिंज था। तो जैसे कोलबर्ग थे ना, वो बच्चों के साथ में बैठे थे और उनको एक स्टोरी सुना रहे थे, और अलग अलग एज के बच्चों के साथ में इन्होंने ये स्टोरी शेयर की। तो वहां पर देखा कि कौन सा बच्चा जो है वो कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्टोरी थी कि यूरोप की एक महिला थी जो बीमार थी, उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार वो एक उन्होंने डॉक्टर के अनुसार एक ऐसा रेडियम था जिसके द्वारा उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जो ये रेडियम था ये एक केमिस्ट की शॉप पर मिलने वाला था, और ये रेडियम बहुत ज्यादा कॉस्टली था, जिसको ना हिंज खरीद नहीं सकता था। हिंज के पास उसको खरीदने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तो हिंज शॉप पर गया, वहां पर उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि मुझे ये दवाई चाहिए, लेकिन जो शॉप वाला है उसने इस दवाई को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब तुम्हारे पास पूरे पैसे होंगे तभी मैं तुम्हें ये दवाई दूंगा। अब हिंज के सामने एक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर मान लो वो दवाई अपनी पत्नी को नहीं देता है तो उससे जान जा सकती है। तो हिंज को क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, चोरी करके वो रेडियम ले गया। तो अब हिंज के पास 2 सिचुएशन थी, या तो वो ऐसा कर सकता था कि बाद में जाता और अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ सकता था, या फिर वो चोरी कर लेता। तो उसने क्या किया, हिंज को गुस्सा आया, उसने चोरी की और रेडियम को ले गया। अब यहाँ पर बच्चों के अंदर जो डिलाइमा है, इस स्टोरी को लेकर बच्चों के अंदर डिलाइमा क्या आया, यानी कि क्या दुविधा आई है, क्या कंफ्यूजन रहा है। दो मोरल डिलाइमा वो होता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेते समय जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन बनता है, जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो मोरल डिलाइमा होता है। यानी कि हमारे माइंड में जो दुविधा होती है उसे हम मोरल डिलाइमा बोल देते हैं। सही गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं
उसे क्या कहते हैं, मोरल डिलाइमा कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या कहा, उनके मन में क्या था, डिलाइमा था, तो वो क्या बोले कि अगर मान लो हिंद चोरी नहीं करता तो क्या होता, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती। तो यहाँ पर एक पहला, और उसकी पत्नी मर जाती। तो इसके बाद यहाँ पर और चोरी करेगा तो बच्चों में क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पुलिस जो है हिंज को पकड़ कर ले जाएगी। तो ये मोरल डिलाइमा, उनके मन के बीच में क्या आई है, दो कंफ्यूजन आई है। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन पहले वाली तो क्या आई कि अगर मान लो वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, अगर वो चोरी कर लेता है तो उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो इसे हमने क्या नाम दिया, मोरल रीजनिंग, मोरल डिलाइमा का नाम दिया। यहां पर बच्चों के बीच में क्या थी, कंफ्यूजन थी, वो यहां पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब यहां पर मोरल रीजनिंग थी, जहां पर बच्चों को डिसाइड करना था कि उसे क्या काम करना चाहिए। तो यहां दो विचारों के मध्य सही गलत का जो चयन करना है उसे हम क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया है मैंने, हिंज ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या किया, चोरी करने का फैसला किया। तो ये हिंज ने अब यहां पर क्या यूज कर लिया, अपनी मोरल रीजनिंग यूज कर ली कि किसी बच्चे ने ऐसा कहा कि जो हिंज है उसने, वो क्या करेगा, अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे चोरी कर लेनी चाहिए। अब कुछ ऐसे हैं कि जो कहेंगे उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर किसी ने कोई डिसीजन दिया, किसी ने कोई डिसीजन दिया, किसी ने कोई रीजनिंग का यूज किया, किसी ने किसी रीजनिंग का यूज किया। तो यहां पर फाइनल डिसीजन आया, और ये फाइनल डिसीजन जो था, हिंज ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या किया, जो उसने लास्ट में गुस्से में आकर दुकान में चोरी कर दी थी, तो वहां पर अपने उसने मोरल रीजनिंग का यूज किया है। पहले उसके मन में क्या थी, एक डिलाइमा था कि वो क्या करे, एंड देन उसने चोरी की, चोरी करके दवाई ले ली, तो उसने मोरल रीजनिंग का यूज कर लिया। तो यहां तक की जो हिंज की थ्योरी है वो खत्म हो जाती है। बट आगे इस पर क्रिटिसिज्म भी है, कुछ क्रिटिसिज्म है कॉलबर्ग की थ्योरी पर, क्योंकि इनका मानना था यहां पर नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि ये सभी कल्चर पर क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि कल्पनाओं पर आधारित है। और ये जेंडर बायस है। जेंडर बायस इसलिए है क्योंकि जो हिंज थे ना, सॉरी जो कॉलबर्ग थे, उन्होंने सिर्फ बॉयज के ऊपर ये परीक्षण किया था, फीमेल पर ये परीक्षण नहीं किया, सिर्फ लड़कों से पूछा था। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जेंडर बायस है। और इनकी क्रिटिसिज्म जो है, इन्हीं की जो एक फीमेल छात्रा थी उनके द्वारा ही किया गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए हैं, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और बहुत रीजनेबल है, बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ये मैं कह सकती हूँ कि आपके इसमें 30 में से 25 प्लस क्वेश्चंस जो है वो राइट होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है और सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसको शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।